ही का नाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज का मनी सेंट्रल बेहद खास, हफ्ते का आखिरी जरूर है, लेकिन इस आखिरी मनी सेंट्रल में खबरें बहुत बड़ी हैं। आज संसद से बड़ी खबरें हैं, बाजार से बड़ी खबरें हैं, नियामकों से बड़ी खबरें हैं, और आज का मनी सेंट्रल पूरा पैक है बहुत सारी खबरों के साथ। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और खबरों पर चर्चा शुरू की जाए बिना देरी के, उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑन द शो आज कौन सी खबरों पर हम करेंगे चर्चा। शुरुआत करेंगे महंगाई की खबर से। सामने खड़ी महंगाई की अगली किस्त कहां से आ रही है, किस दरवाजे से महंगाई आ रही है, ये जानेंगे। घर खरीदने को लोन नहीं ले रहे लोग, आईटी कंपनियों में नौकरियों का कत्लेआम, सेबी की बोर्ड बैठक से क्या निकलेगा, बैंकों को लेकर सरकार में बेचैनी क्यों। अगर आप मनी सेंट्रल के साथ हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। और डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को लगा तगड़ा झटका। क्या झटका लगा है, फाइनेंस बिल में क्या आया है, ये जानेंगे, समझेंगे, इसके असर को समझेंगे। शुरुआत महंगाई की खबर के साथ। रिटेल महंगाई अभी भी आरबीआई के सहनीय स्तर से नीचे नहीं आई है। आरबीआई का सहनीय स्तर 6% है, ऊपरी सीमा जो है 6% है। रिटेल महंगाई अभी इसके ऊपर बनी हुई है, और इस बीच महंगाई की नई किस्त सामने आती दिख रही है। अप्रैल से गाड़ियां महंगा होने जा रही हैं। अधिकतर ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। मोटरसाइकिलों, कारें हों, सब महंगी हो रही हैं। कंपनियों का तर्क है BS6 एनिमेशन नॉर्म्स को फॉलो करने से उनकी लागत बढ़ गई है। इसको आगे गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को पास ऑन करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आपकी थाली की बात, गेहूं की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। दिल्ली में गेहूं का भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। पिछले महीने ये भाव 2400 रुपये प्रति क्विंटल था। आपको ध्यान होगा कि ये भाव 3000 रुपये के आसपास तक था। सरकार ने ओपन मार्केट में गेहूं बेचा था, नई फसल की आवक की उम्मीद बढ़ी थी, जिससे कीमतें टूटी थी, लेकिन एक बार फिर से नीचे स्तर से कीमतें बढ़ने लगी हैं। पहला सवाल गेहूं पर ही। सर, फिर क्यों बढ़ने लगी कीमतें? गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना इस मौसम के बाद थी, लेकिन जो लगातार हमने बारिश देखी है गेहूं के उत्पादक राज्यों में, उसका सीधा असर गेहूं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़े आप देखें तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से, वहाँ करीब 44 गुना नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। मध्य प्रदेश में और ज़्यादा बारिश हुई है। तो भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक इलाकों में जो बारिश हुई है, उसके कारण रबी की फसल पर असर पड़ने की संभावना दिख रही है। यहाँ बाजार का मिजाज थोड़ा भीतर से समझना होगा। बाजार में गेहूं की तेज़ी की संभावना पिछले साल से बनी हुई है, उसकी अंतर्धारणा पहले से थी। सरकार ने ज़्यादा दबाव देखते हुए जनवरी के बाद बाजार में अपने भंडार से गेहूँ बेचना शुरू किया था, जो कि मिलर्स को बेचा गया था, क्योंकि आटे की और मैदे की और गेहूं के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हुई थी। उसका थोड़ा असर हमें बाजार पर दिखाई पड़ा, लेकिन अभी भी एमएसपी से ऊपर था। लेकिन अब फिर मौसम के माहौल ने गेहूं की कीमतों में तेजी की संभावना पैदा कर दी है। अब इस स्थिति में आज चूंकि नई फसल बाजार में है और सरकार खरीद शुरू करने वाली है, तो बाजार में इंटरवेंशन करने का सरकार के पास विकल्प भी नहीं है, क्योंकि बाजार नई फसल आने वाली है। ऐसी स्थिति में गेहूँ की फसल आने से पहले फिर गेहूँ में तेजी की या रबी की फसल आने से पहले खाद्य महंगाई में तेजी का एक बड़ा आधार, बड़ी बुनियाद तैयार हो गई है। सर, दूसरी बात कारों की महंगाई की। कारों की महंगाई थोड़ी चौंकाने वाली लग रही है। आमतौर पर हम देखते थे जनवरी में कारें महंगी होती थी, दिसंबर में इन्वेंट्री बेची जाती थी, सस्ती कारें बेची जाती थी, लेकिन अब तो कोई महीने का वही नहीं। अब तो अप्रैल आ रही है, तब भी कारें महंगी हो रही हैं। कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का चक्र, जो जैसा शुभम आपको बता रहे हैं, वो कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का चक्र साल में 1-2 बार था। लेकिन 2019-20 के बाद से हम देख रहे हैं शुभम, लगातार कार कंपनियां हर तिमाही में कार की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। और ये चौंकाने वाला ट्रेंड है। चौंकाने वाला ट्रेंड इसलिए है क्योंकि कार के फैसले लोग लंबे समय तक सोच विचार के बाद लेते हैं, उसकी तैयारियाँ करते हैं, उसके लिए लोन की कोशिशें करते हैं, और इनकी कीमतें आमतौर पर खाद्य उत्पादों और सब्जियों के तरीके से नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि कार आपकी लॉन्ग टर्म की खरीद होती। पर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, इसे जानना जरूरी है। पहली चीज तो यह कि कंपनियों का जो बड़ा बेस है वो सिकुड़ चुका है। छोटी कारें और सस्ती कारों की बिक्री लगभग न्यूनतम की तरफ जा रही है। यही स्थिति जो कम ताकत वाली बाइकें हैं, 125 सीसी से नीचे की जो टू व्हीलर्स हैं, उनकी भी बिक्री में गिरावट दिख रही है। और अब तो हमने ई व्हीकल्स में भी, ई स्कूटर्स की बिक्री में भी गिरावट देखी। ऐसी स्थिति में कंपनियों के पास अब बाजार सिकुड़ने के बाद कुछ
कुछ ही मॉडल ऐसे बचे हैं जिनसे उनके मार्जिन्स रिकवर हो रहे हैं, और वहाँ कंपनियाँ मांग का फ़ायदा, जो भी मांग उपलब्ध है उस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। यहाँ कीमतों में बढ़ोतरी की एक और बड़ी वजह इस समय क्यों आई है, वो ये कि चूंकि वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, लोन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और कारों की, ऑटोमोबाइल की ऑपरेशन कॉस्ट इंडिया में बढ़ती जा रही है, चाहे वो टोल की दरें हों या पेट्रोल डीजल की दरें हों या सर्विसेज की कॉस्ट हो। इन सब के कारण हमने आपको बताया था मनी सेंट्रल में शायद एक हफ्ते पहले कि कार कंपनियों के पास अब ग्राहकों ने आना कम कर दिया है, इन्वेंट्रीज लंबी होती जा रही हैं, गोदामों में रखी कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, फुटफॉल्स यानी जो शोरूम में आने वाले ग्राहक हैं वो कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियों पर और भी ज़्यादा दबाव है कि जब बिक्री गिरने लगेगी तो कीमतें बढ़ाकर ही अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कारोबारी तौर पर यह फैसला अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाला है, पर कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, बाजार में मांग की कमी के कारण कंपनियों ने ऑटोमोबाइल प्राइसिंग का पूरा चक्र ही बदल दिया है, और इस चक्र का असर कंपनियों को के मार्जिन्स तो प्रोटेक्ट करने में आएगा, पर बिक्री में हमें आने वाले समय में गिरावट दिखाई देगी। अगली खबर कार के बाद चलिए घर खरीदने पर। घर खरीदने के लिए लोग लोन कम ले रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय के 78वें राउंड के सर्वे में सामने आया कि अप्रैल 2014 से अगस्त 2021 के बीच जिन लोगों ने अपने रहने के लिए घर खरीदा या निर्माण कराया, उनमें 35% से अधिक लोगों ने फाइनेंस की व्यवस्था खुद अपने स्रोतों से की, जबकि 28% लोगों ने ही बैंकों से लोन लिया है। सर, और क्या बताता है सर्वे? दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस सर्वे से। ये हालांकि सर्वे थोड़ा सा पुराना है, पहले के आंकड़े बताता है, पर अब धीमे धीमे, और अब आज की परिस्थिति में जब होम लोन की दरें 10% से ऊपर निकल चुकी हैं, तब ये सर्वे और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि जिस होम लोन के जरिए या जिस कर्ज के जरिए भारत में ज़्यादातर घर बनाए जा रहे थे, वो शायद कर्ज के दबाव के कारण या ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण अब लोग अपनी बचतें तोड़कर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और घर बन रहे हैं। निवेश तो हो रहा है, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब होम लोन उनका बड़ा जरिया नहीं है, और ये खबर बैंकों के लिए चौंकाने वाली है। ये सूचना जो एनएसएसओ के सर्वे से निकल कर आई है, इस हिसाब से करीब 35% लोग ऐसे थे जिन्होंने अन्य स्रोतों से, बैंकों के लोन के बजाय अन्य स्रोतों से अपने कर्ज की व्यवस्था की। अब इस पर आप कोविड के दौर का असर भी देख सकते हैं। कोविड के दौरान सबसे बुरी तरह फंसे हुए लोगों में से होम लोन वाले लोग थे, जिन्होंने को सरकार ने नौकरियां जाने के कारण, कामकाज बंद होने के कारण मॉरिटोरियम दिया था, और शायद उसका असर था कि उसके बाद जो घर बनना शुरू हुए उसको लेकर लोगों ने कर्ज से अपनी दूरी बनाई और अपनी बचतों से अपनी जो बैंक में बचतें थी उन्हें तोड़कर घर बनाना शुरू किया। आमतौर पर ये खबर होम लोन पोर्टफोलियो के लिए, रिटेल पोर्टफोलियो के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और वो भी आज की परिस्थिति में जबकि बैंक इस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने के कारण उनके पास होम लोन के लिए कर्ज लेने वाले ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ना ज़रूरी है कि भारत के हाउसिंग मार्केट में भी ऑटोमोबाइल मार्केट की तरह से पिछले 2 साल में काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है। 50 लाख से नीचे के मकानों की बिक्री घटी है, अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स गिरी हुई हैं, केवल जो प्रीमियम हाउसेज हैं, जो बड़े हाउसेज हैं, उनकी बिक्री सबसे ज़्यादा है, और इसके कारण कंपनियों ने भी अपने निर्माण और लॉन्चेस के तौर तरीके में बदलाव किया है। स्पैम कॉल्स, अनवांटेड मार्केटिंग कॉल्स और एसएमएस को रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने 27 मार्च को टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 5G सेवाओं के लिए क्वालिटी को बेहतर करने के नॉर्म्स पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों से मौजूदा 4G सर्विस को बेहतर बनाने के लिए भी कहा जाएगा। 27 मार्च को होने वाली बैठक एक और बैठक है, उसमें अनवांटेड मार्केटिंग कॉल्स को रोकने के लिए समाधान तलाशे जाएंगे। ट्राई का कहना है कि अनवांटेड मार्केटिंग कॉल्स जनता के लिए असुविधा तो है ही, इसके अलावा उनकी निजता प्रभावित होती है। सर, 5G की क्वालिटी को लेकर किस तरीके के नॉर्म्स आ सकते हैं? शुभम, 5G की सर्विस इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई है, और जैसा भारत में आमतौर पर होता है कि भारत के नियामक फिर देर से सोकर जागते हैं। सर्विस का इंप्लीमेंटेशन शुरू होने के बाद भारत के रेगुलेटर्स को ये पता चल रहा है कि भारत में 5G सर्विस की क्वालिटी को लेकर कोई नियम तय नहीं हुए हैं। उनके नियम कैसे हैं? अगर आप आंकड़ा देखें तो जियो ने अभी हाल में ही बताया कि 406 शहरों में जियो की 5G सेवा मिलना शुरू हो गई है, और करीब 50,000 से के आसपास टावर्स और 3 लाख सेल साइट्स में 5G के इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं जियो ने दावा किया। एयरटेल का आंकड़ा मैं चेक कर रहा हूं तो एयरटेल ने करीब 270 शहरों में 5G सेवा देना शुरू कर दिया है, जिसमें कि यूज़र बेस करीब 10 मिलियन के आसपास है। इतने लोगों के पास जब 5G पहुंचना शुरू हुआ तो उसके साथ शुरू ही ज़बरदस्त शिकायतें, डेटा कमज़ोर है, कॉल ड्रॉप है, 4G से 5G के बीच में नेटवर्क स्विच करते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। कई सारे एरिया में जो लोग 5G सर्विस का इस्तेमाल कर रहे होंगे वो आमतौर पर इस समस्या का सामना कर रहे होंगे, हम लोग भी कर रहे हैं लगातार। और जिस डेटा स्पीड की कमिटमेंट की जाती है 5G में, वो कहीं भी आपको अपने फ़ोन में आती दिखती नहीं है। अभी भी आप 4G की स्पीड में भी 5G का लोगो तो आपको ऊपर दिखता है, वो नहीं दिखती। तो अब दूरसंचार विभाग
नए क्वालिटी सर्विस नॉर्म्स पर बात करना शुरू कर रहा है। जो बैठक हुई उस बैठक में तय किया जाएगा कि कॉल ड्रॉप्स को लेकर, ख़राब नेटवर्क को लेकर, डेटा स्पीड को लेकर कुछ शर्तें तय की जाएं, जिन शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए और इसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि 5G सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर हुई है कि नहीं। और इसके अलावा जो पेस्की कॉल्स या जो मार्केटिंग कॉल्स हैं, उन कॉल्स को लेकर पिछले 1 साल से लगभग दूरसंचार विभाग तरह तरीके की कोशिशें कर रहा है, पर अभी इस मामले पर ऑपरेटर्स के साथ पूरी तरह सहमति नहीं बन पा रही है। एक्सेंचर ने दुनिया भर में 19,000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। एक्सेंचर भारत में अपने 7,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। ये संख्या, कंपनी में करीब कुल कर्मचारियों की संख्या 7 लाख है, जिसमें 3 लाख कर्मचारी अकेले भारत में है। कंपनी ने कहा है कि दुनिया भर में आईटी सेवाओं में मांग में जो कमी हो रही है उसके चलते उसके राजस्व घटने की आशंका है। कंपनी लागत कम करना चाहती है जिससे कि उसके ऑपरेशंस ठीक से चलते रहें। कंपनी 18 महीने के दौरान 19,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी। ये कुल कर्मचारियों का करीब 2.5% होगा। सर, आईटी क्षेत्र में नौकरियों की परिस्थिति अब क्या बनती दिख रही है? शुभम, ये मुझे लगता है पिछले 5-6 महीनों में, बल्कि साल भर से हम आईटी सेक्टर में जॉब में कटौती देख रहे हैं। पिछले साल इसी समय फरवरी मार्च के समय हमने देखा था कि स्टार्टअप में छटनी शुरू हुई थी भारत में और पूरी दुनिया में। एसेंचर की ये कटौती अभी तक की सबसे बड़ी एकमुश्त कटौती है, 19,000 कर्मचारी, और जिसमें भारत में बड़ा असर पड़ेगा। एसेंचर का 7 से 8,000 के आसपास कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। आईटी कंपनियां कई तरीके की चुनौती का सामना कर रही हैं और वो सारी चुनौतियां हम बार बार इसमें डिस्कस करते हैं, पर एसेंचर को स्पष्ट रूप से 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आईटी सर्विसेज के बाजार में मंदी दिखाई दे रही है, जिस पर हमने आपको बताया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण स्टार्टअप कंपनियां और आईटी कंपनियां अब ज़्यादा निवेश नहीं जुटा पा रही हैं और उसके कारण आईटी सर्विसेज की मांग में बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आईटी कंपनियों के इस स्थिति में आईटी कंपनियों के जो बढ़े हुए वेज बिल्स हैं या जो उनकी तनख्वाहों के बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने जो भविष्य के डिमांड के आधार पर लोगों को कारोबार में अपने यहाँ जोड़ा था या अपनी नौकरियों में रखा था, अब उन्हें देने के लिए काम उपलब्ध नहीं है और इसलिए पूरा बड़ा हिस्सा आईटी सर्विसेज का से नौकरियों की छटनी की तरफ जा रहा है। और अगर आप इस पूरे पैटर्न को देखें तो ये नौकरियां पहले स्टार्टअप्स में शुरू हुई थी जो इंटरनेट इकोनॉमी का हिस्सा थी, जहाँ मेजॉरिटीली कंपनियां भविष्य के मॉडलों के आधार पर कि भविष्य में डिमांड आएगी स्टार्टअप खड़े करते थे, पहले वहाँ से छटनी आई। फिर सोशल नेटवर्क्स आए जहाँ मुफ्त सर्विसें दी जाती हैं आपको, जहाँ पर मुफ्त सेवाएँ दी जाती हैं, फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स ऐसी कंपनियां जो आमतौर पर नेट पर आपको सस्ती या मुफ्त सेवाएं देती। वहाँ हमने मेटा ने काफ़ी बड़ी छटनी की, गूगल ने बड़ी छटनी की और उसके बाद अब तीसरा हिस्सा उन कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जहाँ मुफ्त नहीं, जो कि कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड करती। एसेंचर जैसी कंपनियां दरअसल बड़े ग्राहकों के लिए तमाम तरीके की सेवाएं प्रोवाइड करती। तो इस तरह से बेरोजगारी या जॉब छटनी का जो पूरा तूफान चल रहा था उसने आमतौर पर अब आईटी सेक्टर के सारे हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है। उनका कारोबार किसी भी तरीके का, उनकी बैलेंस शीट्स अब दबाव में है और एसेंचर की यह कटौती भारत के लिए काफ़ी बड़ा सवाल छोड़ेगी क्योंकि भारत में आईटी सेक्टर शुभम पिछले 1 दशक से सबसे बड़ा नौकरी देने वाला क्षेत्र रहा है। बिल्कुल, और चिंता इस बात की तो है ही कि ये नौकरियां जा रही हैं। दूसरी चिंता इस बात की भी है जो 2 हफ्ते पहले इकोनॉमिका में अंशुमान जी ने कहा था कि नौकरियों का क्या होगा। उसमें साफ कहा था कि जब नौकरियां जितनी बड़ी संख्या में जा रही हैं वापसी शायद इतनी तेज नहीं होगी। अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं तो 2 हफ्ते पहले का इकोनॉमिकम आप देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिसका टाइटल हेडलाइन है कि नौकरियों का क्या होगा यार। और देखिए एक्सेंचर ने जो किया है इसके आगे की राह क्या दिखती है। अगली खबर सेबी की बोर्ड बैठक से। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगले हफ्ते सेबी की बोर्ड बैठक होनी है और उस बैठक में सेबी कंपनियों के गवर्नेंस को लेकर कई घोषणाएं कर सकता है। कंपनियों के बोर्ड से स्थायी सदस्य की पोजीशन खत्म की जा सकती है। कंपनियों के लिए एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के लिए नए फ्रेमवर्क जारी हो सकते हैं। सर, पहला सवाल परमानेंट पोजीशन खत्म करने का क्यों की जा रही है? सेबी के अन्य कंपनियों के भीतर के सुधारों की दिशा में हमने जो और भी फैसले लिए उन फैसलों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण फैसला और काफ़ी बड़ा फैसला हो सकता है अगर सेबी के बोर्ड से मंजूर होता है। और बहुत कुछ हुआ है कंपनियों में पिछले 2 साल के अंदर, भारत की कंपनियों में, जो रेगुलेटर को इस बात के लिए बाध्य कर रहा है कि वो जैसे कामकाज कर रहा है वैसे कंपनियां चल नहीं पाएंगी। उनकी पारदर्शिता में, उनमें बोर्ड के मेंबर्स की, डायरेक्टर्स के कामकाज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सेबी ने अपनी बैठक में के एजेंडे में एक प्रस्ताव रखा है जिस हिसाब से अब कंपनियों में परमानेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की
की व्यवस्था खत्म की जाएगी। होगा क्या कि परमानेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बार बार शेयर होल्डर से अप्रूव कराना पड़ेगा अपने आप को, अगर उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी पर बैठे रहना है। ऐसा सेबी इसलिए कर रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सेबी ने ऐसे अपने हाल फिलहाल के आकलन में, समीक्षाओं में और सूचनाओं में ये पाया है कि जो परमानेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं शुभम, वो कई सारे फैसले प्रभावित करते हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं और वो कंपनी की पारदर्शिता का उल्लंघन करने में सबसे आगे होते हैं। और इसलिए और शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि वो परमानेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सके किसी मीटिंग में, क्योंकि एक बार जो बन गया वो पूरे जीवन भर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, तो शेयर होल्डर्स का उन पर कोई हक नहीं बनता है, अधिकार नहीं बनता है। अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो इससे देश की कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड्स में उथल पुथल मचेगी। शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा ताकत आएगी, जिससे कि वो परमानेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्थायी रूप से बोर्ड की कुर्सियों पर जमे हुए लोग हैं, और अगर उनका कामकाज कंपनी में पारदर्शिता और साफ सुथरे ढंग से नहीं हो रहा है तो उन्हें वोट आउट करने का अधिकार शेयर होल्डर्स के पास पहुंच जाएगा, यानी शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बिना उनकी पोजीशन को रिन्यू नहीं किया जा सकेगा, उन्हें दोबारा चुना नहीं जा सकेगा। सर दूसरा, ये जो कॉर्पोरेट और ईसीजी को लेकर सेबी क्या करने जा रहा है? इस पर आप अडानी और हिंडनबर्ग के ताजे विवाद का असर मान सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेबी को इस बात के लिए जांच शुरू करनी पड़ी है कि कंपनियों के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले किस तरह से काम कर रहे हैं। ये इसको ESG कहा जाता है। ESG एक टर्म है जिसके जरिए कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पैमानों पर कोई कंपनी कैसा काम करती है, यानी वो पर्यावरण के लिए कितनी सुरक्षित है, अपने समुदाय के लिए कितना अच्छा काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भारतीय कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या नासूर की तरीके से है, और भारत में आपने पिछले 2 साल में जितनी कंपनियां, 3 साल में जितनी कंपनियां डूबते देखी होंगी, में अधिकांश कंपनियों के डूबने की वजह उनका खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। पता नहीं, रेगुलेटर्स नहीं देख पाते हैं, रेगुलेटर्स समझ नहीं पाते, और कंपनियों के भीतर क्या होता रहता है ये पता नहीं है। अब जो नया प्रस्ताव सेबी की बोर्ड की बैठक में जा रहा है, उस प्रस्ताव के तहत ESG के कारण, इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को लागू करने के लिए कंपनियों पर और सख्ती होगी। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है शुभम, उसमें ESG के कुछ पैमाने हैं जिन्हें लागू करना कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है, पर उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। लेकिन अब शायद इस बैठक के बाद सेबी के बोर्ड में अगर इस बात की मंजूरी होती है तो हम कंपनियों में ESG का ऑडिट देखेंगे, यानी कंपनियों को हर साल अपने शेयर होल्डर्स को और नियामकों को बताना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पैमानों पर कंपनी की पारदर्शिता और कामकाज कैसा रहा। इस पर यह वजह ये इसलिए है क्योंकि अडानी समूह के पूरे मामले के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सेबी की हीला हवाली पर कई सारे सवाल उठे हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच के लिए इस पूरे मामले में कहा है, और शायद सेबी की इस बोर्ड बैठक में उस जांच की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपें। इसको लेकर भी सेबी की तरफ से जानकारी दी जा सकती है। सेबी की नज़र सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेड की सलाह देने वालों पर भी बनी हुई है, ध्यान रखें। इसको लेकर भी सेबी की तरफ से दिशा निर्देश आने की संभावना, और दिशा निर्देश सख्त आने की संभावना है। अब अगली खबर से पहले आपको कुछ याद दिलाते हैं। आपको ध्यान है कि 2 दिन पहले मनी सेंट्रल में हमने एक बात कही थी, वो बात थी कि बैंक क्यों डरे हैं। बैंकों के डर की ये वजह बताई थी कि क्रेडिट स्विस से लेकर जो 81 बॉन्ड को लेकर चिंता शुरू हुई है, इसकी चिंता कहीं ना कहीं भारत के बैंकों में भी है। उनके भी माथे पर पसीना आ रहा है। पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें जब बॉन्ड से पैसा जुटाने जाना पड़ रहा है तो या तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और दूसरी चिंता ये भी है कि लोगों का भरोसा भी इन बॉन्ड से कम हो रहा है। यस बैंक की यादें अभी पूरी तरीके से जो चोटें थी, खुरंट नहीं बनी थी, तब तक ये नई चोट क्रेडिट स्विस की आ गई है। अब सरकार ये कह रही थी कि कोई चिंता नहीं है, बैंक मजबूत हैं, लेकिन आज सरकार ने कुछ और कहा है। क्या कहा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों से उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी मांग ली है। शनिवार को वित्त मंत्री और सरकारी बैंक प्रमुखों के बीच बैठक से पहले बैंकों को अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो की जानकारी सरकार को देनी है। अब अगर कोई चिंता ही नहीं थी तो ये जानकारी मांगी क्यों जा रही है, ये सवाल खड़ा होता है। बॉन्ड मार्केट की वजह से अमेरिका में बैंकिंग संकट पैदा हुआ और 3 बैंक डूबे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय बैंकों के बॉन्ड पोर्टफोलियो की भी जानकारी मांग रही है। सर, सवाल मेरा यहीं से है कि भारतीय बैंकों का कोई एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, कोई बॉन्डिस्ट नहीं है, तो फिर ये बेचैनी सरकार में, बैंकों में क्यों? जैसा हम शुभम ने आपको बताया कि हम लगातार भारतीय बैंकों की कोई इस परिस्थिति में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दुनिया में ब्याज दरें बढ़ती हैं ना, तो दुनिया में कोई भी बैंक, दुनिया के कोई भी बैंक सुरक्षित नहीं होते। सरकार और नियामकों की तरफ से हालांकि भरोसा दिलाया गया, पर वास्तविकता ये है कि सरकार और नियामक मिलकर भारतीय बैंकों के भीतर पहुंचकर उन पेन पॉइंट्स की, उन दर्द के बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बैंकों के माथे पर और नियामकों के माथे पर पसीना आता दिखाई दे रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल वित्त मंत्री की यहाँ एक
बैठक लगेगी, जिस बैठक में बैंकों से यह कहा गया है कि वो अपने बॉन्ड्स का हिसाब पेश करें। बॉन्ड्स का हिसाब क्यों? बॉन्ड मार्केट से डरे हैं बैंक। बॉन्ड का हिसाब कौन सा मांगा जाएगा? उनसे ये कहा गया है कि उनके पास जो हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी जो मैच्योरिटी तक के बॉन्ड रखे हुए हैं और जो सेल के लिए बॉन्ड पोर्टफोलियो, उसके बारे में बताए और ये भी बताए कि बॉन्ड्स को ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण जो बॉन्ड्स की कीमतें गिरी हैं और यील्ड बढ़ी है, उससे उनके मार्क टू मार्केट लॉसेस कितने हैं। और यही वो बिंदु है जो जिस बिंदु के आसपास लाल गोला लगा हुआ है कि बैंकों को अब ये बताना पड़ेगा सरकार को, या सरकार के पास ये स्पष्ट जानकारी देनी पड़ेगी कि बैंकों को आखिर मौजूदा स्थिति में बॉन्ड में, खासतौर से सबसे ज़्यादा निवेश उनका सरकारी बॉन्ड्स में है, जहां बॉन्ड ब्याज दरें बढ़ने के कारण उनको नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान कितना है, और ये नुकसान ही बैंकों की सेहत के बारे में हमें जानकारी देगा। अभी तक अगर आप ये सुनते चले आएंगे वो होंगे कि बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट में हम इस बात पर चर्चा करते थे, सरकार या रेगुलेटर से ये जानने की कोशिश करते थे कि बैंकों के पास एनपीएस कितने हैं, उनके फंसे हुए कर्ज कितने हैं। तो उसके बाद अब ये दूसरा बड़ा हिस्सा है जहाँ से खतरे के बल्ब जल रहे हैं। 81 बॉन्ड की बात तो शुभम ने आपको बताई। मौजूदा स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ हैं बैंक के, उनमें जो जीसेक सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे जैसे यील्ड बढ़ी हैं, वहाँ कम से कम 10% का लॉस बैंकों को हुआ है मौजूदा परिस्थिति में, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जिसमें उन्होंने सरकार का निवेश किया है। भारत में बैंकों की स्थिति ये है कि जो इनका जो करीब 85% इन्वेस्टमेंट जो डिपॉजिटर्स के जरिए पैसा होता है वो जीसेक में जाता है, और हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स जिनको कहा जाता है वो उनमें करीब 60% इन्वेस्टमेंट है भारत के बैंकों का। और जीसेट जो है वो पूरी एचटीएम बुक है, जो हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड है, लंबे समय के बॉन्ड है, उसमें 90% हिस्सा रखते हैं। इस पर निगाह रखिएगा क्योंकि भारत के सारे प्रमुख बैंक और भारत के बैंकरों को करीब से देखने वाले भारत के ब्रोकरेज और दुनिया के ब्रोकरेज इन जानकारी पर आने वाले समय में ध्यान रखेंगे। इस जानकारी पर ध्यान रखना इसलिए और भी ज़रूरी है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही। बैंकों की बैलेंस शीट में इन घाटों, इनमें होने वाले नुकसान किस तरह से दिखाई देंगे, इनके तिमाही नतीजों में कितना उसका नुकसान होगा, ये पहलू वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की निगाहों में है। और इसलिए वित्त मंत्री को फाइनेंस बिल पारित कराते ही इनकी बैठक बैंकों की बुलाने लगी। दूसरा हिस्सा 81 बॉन्ड्स का है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वो बड़ी चुनौती है 81 बॉन्ड्स के तौर पर, क्योंकि बैंकों ने पिछले सालों में सरकार से पूंजी ना मिलने के कारण परपिचुअल बॉन्ड्स, जो कि इक्विटी जैसे बॉन्ड होते पर इक्विटी नहीं होते हैं, चिरंतन चलने वाले बॉन्ड्स पर पैसा उठाया है, और वो पैसा बहुत महंगी दर पर उठाया गया है, 8%, 9% के आधार पर। और ये सवाल शुभम अगले 2 साल 3 साल तक भारत के बैंकों में लगातार टंगा रहेगा खतरे के तरह से तलवार के तौर पर, कि जिस दर पर बैंकों ने अपनी इक्विटी के बदले ये कर्ज उठाया है उस पर वो डेट सर्विस कब तक कर पाएंगे। जब ब्याज दरें गिरना शुरू होंगी, 5-6%, 7% के पास आएंगी, तब 9%, 8% का ब्याज पूरे चिरंतन काल के अपने बॉन्ड होल्डर्स को वो कब तक दे पाएंगे। ये सवाल बैंकों में हमेशा रहेगा और बैंकों के भीतर इसका ये एक किस्म की दरार बनी रहेगी, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए बैंकों को लेकर काफ़ी चर्चा और बेचैनी रेगुलेटर्स के बीच में दिख रही है। और इस बीच खबर यह भी है कि पंजाब नेशनल बैंक 81 बॉन्ड के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटा रहा है। बीते 1 साल के दौरान ब्याज दरें बढ़ने की वजह से बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। बैंकों को नुकसान भी हुआ है। लंबी अवधि की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को करीब 10% तक का नुकसान हुआ है, जैसा अंशुमान जी ने बताया। अगली खबर आयकर विभाग से। यहाँ कुछ बड़ा रोचक हो रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ बच्चों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, आयकर विभाग बड़ों के साथ बच्चों को भी नोटिस भेज रहा है। ऐसे में उन्हें कर अधिकारियों का सामना करना पड़ सकता है। कई ऐसे नाबालिग बच्चे आयकर विभाग की ओर से नोटिस पाए हैं जिनके बैंक खातों में विदेश से पैसा भेजा गया है। बच्चों के माता पिता ने ये खाते उनके नाम से खोले थे। कर अधिकारियों को ये जानना है कि विदेशी बैंक खातों में दूसरी संपत्तियों की जानकारी बच्चों के माता पिता ने अपने इनकम टैक्स में दिखा रखी है, बता रखी है या नहीं। सर, क्यों भेजे जा रही है नोटिस? शुभ, रिजर्व बैंक की एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम है, जिस लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम के जरिए भारत के लोग विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी पड़ताल में, जांच में पता चला कि भारत में जो बहुत रहने वाले तमाम अमीर, रिच, एफिलेंट लोग हैं उनके बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके अकाउंट्स में भारत से बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है इस LSR स्कीम के तहत, जिसको कि हम उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। करीब $25,000 के आसपास की LRS लिमिट है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की $25,000 की लिमिट है। इसके बाद अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो उसकी जांच के दौर पर आता है। ये माना जा रहा है कि इस लिमिट को
को वायलेट करने के लिए इन बड़े अमीर परिवारों ने कई अकाउंट्स खोल रखे हैं बच्चों के दुनिया में, जहां से भारत से पैसा उन्हें बाहर भेजा गया है। और इसलिए ये नोटिस अब उन अकाउंट होल्डर्स के नाम गए हैं, और वो अकाउंट होल्डर्स सारे माइनॉरिटी होल्डर्स हैं, बच्चे हैं जो वहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और इनसे जो भारत से फंड ट्रांसफ़र हुआ इसकी जानकारी मांगी गई है। चलिए अब रुख दिन की सबसे बड़ी खबर का। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, आपके लिए झटका लगा है। डेट म्यूचुअल फंड और उनके निवेशकों को झटका देते हुए सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड से इंडेक्स बेनिफिट समाप्त कर दिया है, और डेट म्यूचुअल फंड पर भी अब से फिक्स डिपॉजिट की तरह टैक्स लगेगा। फाइनेंस बिल में इस बदलाव का प्रस्ताव था। इसके अलावा भी फाइनेंस बिल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जानेंगे वो कौन से बदलाव हैं। फाइनेंस बिल फिलहाल लोकसभा से पास हो गया है। सर, पहला सवाल, डेट म्यूचुअल फंड में ये जो बदलाव किया गया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो चेंज किया गया है, इसका असर निवेशकों पर, इंडस्ट्री पर क्या होगा? शुभम, अभी हम लोग जब बॉम्बे में मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट कर रहे थे, और उसमें इंश्योरेंस का एक विस्तृत पैनल था, जिसमें इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड का, माफ़ कीजिए, एक बड़ा विस्तृत पैनल था जिसमें देश की प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रमुख आए थे, जिसे शुभम ने ही मॉडरेट किया था। उसमें सारे लोगों की राय थी कि मौजूदा समय में डेट म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा विकल्प है, वहाँ आप निवेश करके बेहतर पैसा कमा सकते हैं, इसका ये विकल्प था। ये खिड़की सरकार ने अचानक बंद कर दी। पहले कहानी समझिए कि हो क्या रहा, हुआ ये क्यों ऐसा है, फिर हमें समझ में आएगा कि इसका असर क्या है। सरकार ने फिनांस बिल पेश करते समय, संसद में बजट पेश करते समय इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और ये पहली बार हुआ भारत के हाल फिलहाल के दिनों में जब इतने ज़्यादा बड़े बदलाव वित्त विधेयक में बजट के दौरान नहीं किए गए, बल्कि बजट के बाद जब वित्त विधेयक को पारित कराने के लिए लाया गया तब संशोधनों के तौर पर किए गए। उस समय बाजार को परेशान करने वाली कोई खबर नहीं थी। आमतौर पर पूरे फिनांस बिल में कोई ऐसी खबर नहीं थी, कोई ऐसा सरकार के बजट में नहीं था जिससे शेयर बाजार पर असर पड़े। लेकिन जब फिनांस बिल पारित होने के लिए आया तब उसमें 40-45 से ज़्यादा बड़े संशोधन हैं, और सारे के सारे संशोधन निवेश को लेकर को टारगेट करते हैं, और उनको के बारे में एक एक हम बताते हैं। इनमें जो म्यूचुअल फंड के बारे में, डेट म्यूचुअल फंड का में बड़ा बदलाव है, वो डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, डेट म्यूचुअल निवेशकों के लिए बड़ा ब्लो है। ब्लो उनके लिए है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करेंगे, यानी जो मौजूदा निवेशक हैं वो इससे बाहर रहेंगे, क्योंकि वित्त विधेयक हमेशा अगली तारीख से लागू होता है, तो इसलिए इसके बाद आने वाले जो निवेश हैं डेट म्यूचुअल फंड में उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसलिए आज जब ये फैसला सुबह आया तो भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट भी दिखाई दी। सरकार ने यह तय किया है फिनांस वित्त विधेयक में बदलाव के जरिए कि वो जो डेट म्यूचुअल फंड जो 35% से ज़्यादा इंडियन कंपनी की इक्विटी में निवेश नहीं करते, यानी डेट में बड़ा निवेश करते हैं, उन्हें अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में लाया जाएगा, जिनका निवेश मेच्योरिटी 3 साल से ज़्यादा ऊपर की है, और इन्हें अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट के कारण आप लंबे समय के लिए इसमें पैसा रख सकते थे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की दर के आधार पर आपको बचत हो सकती थी। यानी आप जैसा पैसा आप एफडी में लगाते हैं और हर साल एफडी के रिटर्न पर आपका टैक्स कटता है, जिस तरीके के टैक्स के नियम लाए जाते हैं, लगभग वैसे ही नियम अब डेट म्यूचुअल फंड पर लागू होंगे। डेट म्यूचुअल फंड में इस बदलाव से सरकार का यह कहना है कि अगर बाजार में एक ही जैसे इक्विपमेंट है तो उन पर अलग अलग बचत की दर, टैक्स की दरें नहीं होनी चाहिए, यानी कि बैंक डिपॉजिट और बैंक एफडी को जो जिस तरीके के टैक्स नियमों में रखा गया है डेट म्यूचुअल फंड में उन्हीं में रखा जाए। यही वो चेंज था, वही अंतर था जिसके कारण हमने देखा था कि पिछले सालों में डेट म्यूचुअल फंड में काफ़ी निवेश बढ़ा था, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते थे, और इस बेनिफिट का असर का फ़ायदा अब लोगों को मिलना बंद हो जाएगा, और यहाँ से एक बड़ा हिस्सा टैक्सेशन का जो पेच था उसे सरकार ने अब कस दिया है। सर, इसके अलावा भी फाइनेंस बिल में कई अहम बदलाव किए फाइनेंस बिल में और भी बड़े बदलाव हैं। जैसे फाइनेंस बिल में एक बड़ा बदलाव यह है कि जो एसटीटी है, जिसको कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, उसमें भी सरकार ने बढ़ोतरी की। जो ताज़ा आंकड़ा एसटीटी का आया उस हिसाब से जो एसटीटी की दरें हैं उनमें करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है इस वित्त विधेयक में, जिसके बारे में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ है वो
डिबेंचर्स के निवेश को लेकर हुआ है। इन्हें जो पुराने टैक्स की रियायतें मिलती थी वो अब मिलना नहीं शुरू होंगी। एसटीटी का में फाइनेंस बिल ने 25% अमेंडमेंट दरों में 25% अमेंडमेंट किया है। जो ऑप्शंस के सेल हैं उनके ऊपर अब 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर एसटीटी की रेट 2100 रुपए कर दी गई है, जो पहले 1700 रुपए थी। ये दर बढ़ा दी गई। अब ये फैसला भी आपको बजट के दौरान सुनने को नहीं मिला होगा, जब भाषण दिया जा रहा था उसके बाद किया गया। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण टैक्सेशन के बदलाव हैं जिनका असर कंपनियों पर, कॉर्पोरेट्स पर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा असर हमें म्यूचुअल फंड के निवेशकों के आधार पर दिखाई दे रहा है। सर, तीसरा, सरकार ने एक पेंशन स्कीम के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। ये कमेटी क्यों, इसकी क्या दूरदर्शिता सरकार देख रही है? ये भी महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के भीतर कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो आंदोलन या मांग चल रही है, भले ही सरकार राज्य सरकारों को और बाकी सबको कहने की कोशिश करे कि पुरानी पेंशन योजना की तरफ जाना ठीक नहीं है, उसके नुकसान है, पर भीतर भीतर सरकार इसके राजनीतिक असर को समझने की कोशिश कर रही है। और इस कमेटी को बनाकर कमेटी के साथ ये संकेत दिया गया है कि पेंशन होल्डर्स की जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। उनकी चिंताएं ये हैं कि उन्हें डिफाइंड बेनिफिट वाली पेंशन से, यानी निर्धारित पेंशन प्रक्रिया से बाजार आधारित पेंशन प्रक्रिया पर पहुंचा दिया गया है। अब ये पता नहीं कि कमेटी क्या सिफारिश करेगी, पर पूरी पेंशन प्रणाली पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ढंग से पुनर्विचार जरूर शुरू हो गया है। हमें इससे पहले भी कुछ संकेत मिले थे, बजट से पहले जब हमने चर्चा की थी, और शायद हमने इशारा भी किया था कि सरकार के भीतर एक प्रस्ताव घूम रहा है सरकार के गलियारों में कि नई पेंशन योजना के कुछ हिस्से को डिफाइंड बेनिफिट में बदल दिया जाए, यानी स्थायी रूप से एक निर्धारित पेंशन मिलने की व्यवस्था की जाए। क्या आगे आता है, उसका क्या असर होगा अर्थव्यवस्था पर, बाद में पता चलेगा, लेकिन पेंशन को लेकर भी सरकार पुनर्विचार की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अदानी ग्रुप के बाद टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लॉक इंक हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर आ गई है। हिंडनबर्ग ने अमेरिकी कंपनी के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के नेतृत्व वाली इस मोबाइल पेमेंट कंपनी ने यूजर्स की संख्या को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। उसने अपने यूजर्स के मैट्रिक्स को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। रिपोर्ट के बाद जैक डोर्सी का भी हाल गौतम अदानी जैसा होता दिख रहा है। एक ही दिन में उनकी संपत्ति $50 करोड़ से ज़्यादा घट गई। कंपनी के शेयर 20% तक टूट गए। सर, ब्लॉक इंक में क्या क्या फ्रॉड पाए गए? शुभम, हम लोगों से इकोनॉमिका में किसी ने सवाल भी पूछा था कि हिंडनबर्ग जैसी फर्म्स जो हैं वो केवल दुनिया के अन्य कंपनियों के, देशों की कंपनियों को ही देखती हैं। शॉर्ट सेलर फर्म्स के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अमेरिका में शॉर्ट सेलर फर्म्स लगातार बड़े कंपनियों को टारगेट करती हैं, उनके भीतर के स्कैम लेकर आती हैं। हमने निकोला की कहानी आपको सुनाई थी। इसी सीरीज़ में हिंडनबर्ग ने जैक डोर्सी की फर्म ब्लॉक को पकड़ा, और ब्लॉक में काफ़ी बड़ा मामला पाया गया है। ब्लॉक एक फिनटेक फर्म है जो दरअसल उन लोगों को बैंकिंग लोन की और लेंडिंग की सुविधा अमेरिका की सोसाइटी में उपलब्ध कराती थी जो अनबैंक्ड हैं, जो गरीब हैं, जो निचले तबके पर हैं। और ये बात हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पाई है कि ये करीब $1 बिलियन के आसपास का फ्रॉड है, जिसमें बहुत सारे क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस को भी इस पूरे सिस्टम के तहत जैक डोर्सी ने लागू किया और उनका इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद ब्लॉक, जो कि एक उभरती हुई फर्म थी, इसकी $44 बिलियन की मार्केट कैप थी, इसको गहरा झटका लगा। और इसके साथ अमेरिका के रेगुलेटर्स पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अपनी करीब 1-1.5 साल की पड़ताल में यह पाया कि कैसे कैसे ब्लॉक ने जो उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें बैंक से लोन मिलने की सुविधा नहीं होती थी, उन्हें लोन दिए गए, उनके पेमेंट्स इससे लागू किए गए और इससे नियमों का वायलेशन हुआ है। और एक चीज़ और पाई है हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में कि कंपनी, जैक डोर्सी की कंपनी ऐसे ढंग से चल रही थी कि इसमें कहीं भी किसी तरीके के कंप्लायंस कंट्रोल नहीं थे पूरी तरह से। तो इस परिस्थिति में ये दूसरा बड़ा, तत्काल 6 महीने के भीतर अगर आपको दिखाई दे तो 3 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा हिंडनबर्ग का दूसरा बड़ा खुलासा है, एक शॉर्ट सेलर फर्म का बड़ा खुलासा है। और जैसे भारत के रेगुलेटर्स अडानी समूह के मामले में सोते हुए पाए गए, उन्हें ये नहीं पता चला, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जांच की जाए, वैसे ही ब्लॉक के मामले में अमेरिका के रेगुलेटर्स भी सोते हुए पाए गए। और एक शॉर्ट सेलर फर्म ने बताया कि जैक डोर्सी की फर्म दरअसल किस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रही थी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट। पहली अप्रैल से ट्विटर उन सभी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा देगा जिन्होंने ब्लू टिक के लिए पैसा नहीं दिया है। कंपनी की तरफ से आगे चलकर उन्हीं हैंडल को ब्लू टिक दिया जाएगा जो इसके लिए कीमत चुकाएंगे। जो यूज़र अपना ब्लू टिक बनाए रखना चाहते हैं, ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए साइन इन कर सकते हैं। अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह भारत में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड में अपनी
10% हिस्सेदारी बेचने के लिए गल्फ के कई फंड्स के संपर्क में। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालांकि कंपनी ने अभी ऐसी कोई बातचीत से इनकार किया है। वेदांता समूह को इस साल 2 जून में मैच्योर हो रहे करीब $2 अरब के डेट का भुगतान करना है। वित्त वर्ष 2023 में शेयर बाजार में डेली कैश टर्नओवर में 20% की गिरावट आई है। इस दौरान कैश मार्केट में एवरेज डेली टर्नओवर करीब 53,564 करोड़ रुपए ही रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव और नियामक सख्ती की वजह से कैश मार्केट में वॉल्यूम घटा है। सर, आपका कोई टेक? वेदांता एक और कंपनी है, बड़ी कंपनी, जिसके कर्ज को लेकर बाजार की निगाहें हैं और काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है। खबरें आती हैं, फिर कंपनी उसको नकार देती है, लेकिन कर्ज चुकाने को लेकर वेदांता पर कई तरीके के दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी को लेकर पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का एक बड़ा हिस्सा जो कर्ज चुकाने के लिए जाना था, जिसमें इसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एसेट्स बेचनी थी, उसे सरकार ने रोक दिया है। कल 2-3 दिन से लगातार बाजार में इस वेदांता के कर्ज को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अब अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को शाम 7 बजे। लेकिन सोमवार को हेलो मनी 9 बड़ा खास है। हेलो मनी 9 बड़ा खास इसलिए क्योंकि उस दिन एक नहीं 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। श्रीकांत चौहान जी होंगे 2 बजे से 2:30 बजे तक, आपके सवालों के जवाब देंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो 9311121874 पर हमको भेज सकते हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ होंगे नीलेश पावस्कर, जो 2:30 से 3 बजे तक आपके साथ जुड़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी फंडामेंटल जानकारी चाहिए 2 से 2:30 जुड़िए, टेक्निकल जानकारी चाहिए 2:30 से 3 जुड़िए। 2 गेस्ट एक दिन में आपकी समस्याओं का समाधान लाएंगे। मेरे और अंशुमान जी से आपकी अगली मुलाकात कब होगी आपको भी पता है, रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ क्या खास होगा? हाँ, इकोनॉमिकम इस बार आपको कई दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी लेकर आएगा। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे वेदांता पर, तो आपको पता है वेदांता ने कर्ज चुकाने के लिए, मदद के लिए सबसे पहले कहाँ अप्रोच किया? सऊदी अरब को और अरब के फंड्स को लेकर। पूरी दुनिया में पूंजी का प्रवाह किस तरह से बदला है कि सऊदी अरब के नेशनल बैंक के एक बयान पर स्विट्जरलैंड का 166 साल पुराना बैंक डूब जाता है और पूरी सरकार को स्क्रैम्बल करके उसे बचाना पड़ता है। दुनिया में कैपिटल का फ्लो कैसे बदला है? अगर आप अभी भी ये समझते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बैंक दुनिया में पूंजी निवेश को संभाल रहे हैं, पूंजी चला रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं, हेज फंड्स में चला रहे हैं, तो आपका नज़रिया बदल सकता है। इस इकोनॉमिकम को ज़रूर देखिए। इतनी बड़ी शिफ्ट कैपिटल के फ्लो में दुनिया में पिछले 10 सालों में अभी तक नहीं आई होगी। दुनिया में कुछ नए तरीके के पूंजी के प्रवाह उभर रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अमेरिका की और यूरोप के बैंकिंग संकट के संदर्भ में इस बार का इकोनॉमिकम में। बड़ा खास है इस बार का इकोनॉमिकम, जरूर देखिएगा रविवार सुबह 11:15 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार